हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में। सबसे पहला है मेरे भाई कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फैराडे का नियम और तीसरा है बायो-सेवर्ट का नियम। इन तीनों नियमों को आज के इस वीडियो में, जो भी 20-25 मिनट का होने वाला है, फुल अगर आप लोग देख लेने वाले हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में अब मैं आप लोगों को सब कुछ बता देने वाला हूँ। कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, वो भी बहुत ही आसान तरीके से मेरे भाई। फिजिक्स से डर लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसका नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं भैया कूलाम का नियम। सबसे पहले तो देखो कूलाम ने क्या बताया था कूलाम ने मेरे भाई बताई थी कि कोई दो बिंदु आवेश है। ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश इस तरीके से आप लोग ले लो। इस तरीके से हमारे पास मान लो एक बिंदु आवेश यहाँ है, एक बिंदु आवेश यहाँ, एक बिंदु आवेश यहाँ पर Q1 है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर Q2 है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कूलाम का नियम, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। और कुछ यहाँ से MCQs बनते हैं, कुछ 1 नंबर 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बताया था मेरे भाई, कूलाम ने बताया था कि इस तरीके से कोई दो बिंदु आवेश ले लो। अब इन दो बिंदु आवेशों की देखो, इन्होंने पहला बात बताया था, दो बातें बताई थी। पहली बात इन्होंने ये बताई थी मेरे भाई कि जो हमारा बल होता है इन दोनों के बीच में, अच्छा मानती भाई, जो Q1 है जो Q2 है, मान लो अगर ये दोनों समान होंगे, मान लो एक Q प्लस है, मतलब एक प्लस चार्ज है, और एक क्या है, एक मान लो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लो Q1 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, Q1 पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा भैया, एक बल लगेगा। अच्छा, ये दोनों r डिस्टेंस पर है, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है मान लो। ठीक है, तो देखो इन्होंने पहली बात ये बताई थी कि मान लो जो हमारा Q1 है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा Q2 है इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन्होंने पहली बात ये बताई थी मेरे भाई कि मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगने वाला है वो इन दोनों आवेशों की गुणनफल के बराबर होगा, मतलब Q1 और Q2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे बल दो प्रकार से लग सकता है मेरे भाई। एक तो आकर्षण का बल, जैसा यहाँ पर है, अगर ये पॉजिटिव आवेश है, ये भी नेगेटिव आवेश है, तो जब दोनों आवेश जब दोनों चार्ज क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, विपरीत प्रकार के होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आकर्षण होता है ना, आकर्षण होता है। और एक होता है प्रतिकर्षण। जब 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 मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे Q1 पर भी नेगेटिव चार्ज कोई रखा हो और Q2 पर भी नेगेटिव चार्ज रखा हो, या जब Q1 पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा हो, Q2 पर नेगेटिव चार्ज रखा हो, मतलब जब समान आवेश होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत आवेश होते हैं भैया तो आकर्षण होता है। ये समझ में आ गई बात है। तो वही इन्होंने बात बताई है कि जब दो बिंदु आवेश रखे हों और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, किसके कारण, अब ये आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है, तो इस पर डिपेंड करेगा। अगर आवेश हमारा दोनों समान है तो क्या होगा मेरे भाई, प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत है तो आकर्षण होगा, है ना। तो इन्होंने यही बात बताई थी। देखो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर हमने कहा ना, देखो Q1 इंटू Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या है, समानुपाती है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह क्या होता है, यही होता है। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो बल होता है, ये जो फोर्स होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए इसको हम लोग बटे में लिख देते हैं। मतलब मेरे भाई अगर दूरी को यहाँ पर बढ़ा दोगे, ठीक है, दूरी को यहाँ पर बढ़ा दोगे तो ये क्या होगा मेरे भाई, बल यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब घटने लगेगा। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो भी बल है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, वो भी कम होने लगेगा। क्यों भैया, दूरी बढ़ाओगे धीरे धीरे तो क्या होगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल कम होगा ही, सिंपल सी बात है। जितने नजदीक रहेंगे उतना तेज से बल लगेगा इन पे, है ना। तो यही बात इन्होंने बताई थी। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, मान लो तो इन दोनों को अब हम लोग जोड़ें तो कि हमारा लेफ्ट साइड बराबर है, तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। क्या यही आ गया, अच्छा अब ये आ गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे F, अब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज K, जो कि हमारा K है। K इज इक्वल Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर हो गया। क्या समझ में आ गई। ये जो K होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो K होता है ये हमारा होता है कांस्टेंट, ये होता है हमारा नियतांक। ठीक है, क्या, कूलाम्स नियतांक इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जब इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये कांस्टेंट आया है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁻⁹ इतना होता है मेरे भाई वैल्यू इसका। ठीक है, तो अगर कहीं पर इस तरीके से F इज इक्वल
के के जगह पर मान लो 9 इंटू 10⁻9 हो और Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर हो, तो ये भी हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, यही हमारा है कूलाम का नियम। अच्छा, के जगह पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। के जगह पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो कहीं पर अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान में Q2 अपान में R स्क्वायर है, तो ये भी हमारा क्या है मेरे भाई, ये भी हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, एफ क्या है मेरे भाई, बल है, तो बल का मात्रा क्या होता है, सिंपल न्यूटन होता है, ये तो आप लोगों को पता है ना। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होती है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो आप लोगों को पता है ना। इसका भी वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 होता है मेरे भाई, इतना, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से ही हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 इस तरीके से मैंने आपको फटाफट से समझा दिया। अब यहाँ पर हमने ये भी बातें बताई, देखिए क्या होता है मेरे भाई, कूलाम स्थिरांक होता है, ये होता है, इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, इसका जो मात्रक होता है ये याद रखना, न्यूटन मीटर और कूलाम -2 मतलब माइनस स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब देखो के की वैल्यू हम लोग एक और जान सकते हैं, एक और रख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ये होता है मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। समझ में आ गई बातें, ठीक है भैया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट के बारे में दो बातें यहाँ पे पूछी जाती है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। दूसरी बात, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है मेरे भाई, वो होता है 8.84 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लोग मात्रक भी इसका याद रखना और इसका वैल्यू भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कूलाम का नियम होता है मेरे भाई, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए बिल्कुल से भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दूसरा फैराडे का नियम, ठीक है। जो दूसरा नियम है बच्चों वो है फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम समझते हैं बहुत आसान तरीके से, जैसे हमने कूलाम का नियम समझा। देखो फैराडे का नियम क्या होता है मेरे भाई, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने अपने नियम में दो बातें बताई। मतलब मेरे भाई कि अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है मेरे भाई देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है, एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, मैं इसको स्केल की सहायता से कट कर लूँ, ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है मेरे भाई, इसमें हम लोग लेते हैं एक कुंडली, मान लो हमारे पास यह एक कुंडली है, ठीक है, यह एक क्या है, यह एक कुंडली है, एक कॉइल है, ठीक है, यह एक क्या है, यह एक कुंडली है, यह एक कुंडली है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक मीटर लगा दी जो कि धारा को मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से चुंबक ले लिया, ये नॉर्थ साउथ इसका है और ये साउथ है, पोल ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ना, एक नॉर्थ एक साउथ, है ना, ठीक है भैया। अब यहाँ पे समझना आप लोग आराम से बात, कुंडली है एक चुंबक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझना इस चीज को। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मेरे भाई कि जब हम लोग एक कुंडली और एक चुंबक को ले लेते हैं और इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति कराते हैं। आपेक्षिक गति का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि मान लो एक समय हम लोग कुंडली को क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, मतलब कुंडली को रख देंगे। मान लो हमारे पास सपोज ये पटरी क्या है, ये जो हमारा स्केल है ये हमारा एक कुंडली है। अच्छा, हमारे पास ये एक चुंबक है, इसको हम लोग इस तरीके से इसके पास में गति कराते हैं, ऐसे ऐसे गति कराते हैं इसके, ठीक है, ऐसे गति कराते हैं इसके साथ, या ऐसे ऐसे करा सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब एक बार हम लोग ऐसे करेंगे कि चुंबक को रख देंगे और इस कुंडली को क्या कराएंगे, गति करवाएंगे, ये हमारा होता है आपेक्षिक गति, ठीक है। ये क्या होती है मेरे भाई, आपेक्षिक गति, है ना, समझ में आ गई बातें। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को मूवमेंट करा सकते हो, है ना, ये भी आप लोग कर सकते हो, दोनों को मूवमेंट करा सकते हो, समझ में आ गई बातें, ओके। अब समझ में आ गई ना ऐसे। तो देखो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसके कारण उनके बीच विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्या मेरे भाई, जब हम लोग इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति कराते हैं तो यहाँ पे एक ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये मेरे भाई क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब ये विद्युत वाहक बल मेरे भाई इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिफिनेशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया कि कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति कराते हैं तो यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हो जाता है, विद्युत वाहक बल डेवलप हो जाता है। अब इस विद्युत वाहक बल के नाते यहाँ पर प्रेरित धारा बहने लगती है,
प्रेरित धारा बहने लगती है और इसी धारा को ये मेजर करता है यहाँ पर जो है, ठीक है। प्रेरित धारा कैसे पता चलेगा, ये जो हमारा है अमीटर ये बताएगा, ठीक है। तो प्रेरित धारा बहने लगेगी इस कुंडली में और यही जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारे फैराडे साहब ने दो बातें बताई। पहली बात इन्होंने क्या बताई, देखो प्रथम नियम इस तरीके से मेरे कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग गति कराते हैं एक दूसरे को तो क्या होता है मेरे भाई, तो हमारा जो एक सेकंड, हाँ, कुंडली है, जो ये कुंडली, ठीक है, इस कुंडली में क्या होता है मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स में, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है, क्या होता है मेरे भाई, चेंज होता है, तो इसको हम लोग डी फाई बोल देते हैं, ठीक है, डी फाई, ठीक है, चेंज होता रहता है ना, फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। जितनी तेज मूवमेंट कराओगे उतना ही देर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही आप लोग इस दोनों को ऐसे रख दोगे स्टेबल, तो क्या होगा मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल भी डेवलप नहीं हो पाएगा, विद्युत वाहक बल जब नहीं डेवलप होगा तो विद्युत धारा भी नहीं बहेगी, ठीक है, समझने की बात है, ओके। तो यहाँ पर पहले नियम में इन्होंने ये बात बताई कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण ने क्या बताया था, इसने ये बताया था मेरे भाई कि जो हमारा कुंडली है और चुंबक है, इन दोनों के बीच में जब अपेक्षित गति होती है तो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और ये विद्युत वाहक बल आगे चल करके क्या बनाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न करती है और ये प्रोसेस हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब इन्होंने ये बताई कि जो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बीच में गति कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है, किसके, जो हमारा कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है और इस कारण वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और देखो इसका अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होगा मेरे भाई, जब तक हम लोग इस दोनों की अपेक्षित गति को कंटिन्यूअस रखेंगे। अगर जैसे ही हम लोग इन दोनों को स्टेबल रख देंगे तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा तो प्रेरित विद्युत धारा भी वहां पर नहीं उत्पन्न होगी। और यही हमारा प्रथम नियम था, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों को ऐसे लिख देना है मेरे भाई कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसका अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होगा, जब तक हम लोग यहाँ पर मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, एक दूसरे को अपेक्षित गति कराएंगे वहां पे। समझ में आ गई है बातें, ठीक है। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है तो ये हमारा रहा एक चुंबक और ये रही कुंडली, इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मेरे भाई इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। कैसे है, देखो दूसरा नियम इन्होंने दूसरे में ये बताया, इसका गणितीय रूप बताया, सिंपल। देखो प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ठीक है, ई से, इसका मान चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो गया, डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब मेरे भाई विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा जितना हम लोग चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन करेंगे। यही बात है ना यहाँ पे, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही विद्युत वाहक बल हम लोगों को मिलेगा और उतना ही प्रेरित विद्युत धारा भी हम लोगों को मिलेगी। तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई है। अब ये निगेटिव साइन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेंज के नियम से आता है, ठीक है, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है ये उसी का विरोध करती है जिसके कारण ये खुद उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है निगेटिव, सिंपल। तो ये जो है ये प्रोपोर्शनल है डी फाई अपान में डी टी के। डी फाई अपान में डी टी क्या है, फ्लक्सों में परिवर्तन की दर। जब भी दर को हम लोग लेते हैं तो वो टाइम के साथ वो हो जाता है, ठीक है। तो देखो ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपान में डी टी, ये है हमारे पास ये वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है मेरे प्यारे दोस्तों तो एक नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव कहाँ से आता है, लेंज के नियम से आता है। और लेंज का नियम आप लोगों को पता है कि मेरे भाई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह खुद उत्पन्न होता है ना। जब हम लोग कुंडली को दूर लाते हैं तो वो भी प्रतिकर्षण करने लगता है, और जब कुंडली दूर जाने लगती है तो आकर्षण करने लगता है ना। मतलब ना ही उसको जाने देता है ना ही अपने पास उसको आने देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। समझ में आ गया बात है। तो ये दूसरा नियम था हमारा फैराडे का। अब हम लोग अंतिम पढ़ते हैं मेरे भाई बायो-सावर्ट का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बात करते हैं भैया बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो-सावर्ट ने क्या बताया था, बायो-सावर्ट ने मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक फार्मूला दिया था, ठीक है।
जैसे ऑस्टेड का नियम आप लोगों ने पढ़ा है। ऑस्टेड ने क्या बताया था? ओके, ऑस्टेड ने ये बताया था कि कोई एक तार है, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बायो सेवार्ट ने क्या बताया था? बायो सेवार्ट ने बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है, कि कोई भी अगर तार है उसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर ले रहा है। चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया, लेकिन कितना उत्पन्न करेगा, कुछ उसका होगा, 1 2 3 4 जो भी है यहाँ पे, है ना। तो देखो उसी के लिए इन्होंने फार्मूला दिया था, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियम में 4-5 बातें बताई, ठीक है, 4 बातें बताई बेसिकली। ये क्या होती हैं सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले आप लोग एक छोटा सा डायग्राम समझ लो इनका, ठीक है। ये था हमारे पास मेरे भाई एक डायग्राम, ठीक है। इनके लिए देखो, यहाँ पर एक्स वाई क्या एक वायर है, ठीक है, एक्स वाई एक वायर है, और इस वायर पे हमने क्या प्रवाहित किया? आई, मतलब धारा प्रवाहित की, ठीक है। अच्छा, अब हमने मेरे भाई इस वायर पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसको हमने बोल दिया डी एल। डी एल क्या है मेरे भाई? डी एल एक छोटा सा अल्पांश है। एल हमारा होता है लेंथ और डी मतलब छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हम लोग छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं डी एल। अगर मान लो कोई एरिया है, मतलब एरिया क्षेत्रफल है, तो वहां पर अगर हम लोग छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो क्या उसके लिए लेंगे? डी ए लेते हैं, ठीक है। तो डी ए जो होता है अल्पांश होता है, छोटा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तार पे एक छोटा सा पार्ट ले लिए, दैट इज कॉल्ड डी एल, ठीक है, अल्पांश जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब इस अल्पांश से हम लोगों ने यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पे हम लोगों को डीबी ज्ञात करना है। डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कितना है भैया, ये कौन बताया? ये बायो सेवार्ट नहीं बताया था, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग आर दूरी पर क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट, और इस पॉइंट पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अल्पांश है और ये जो दूरी है मेरे भाई, ये जो दूरी है जहां पे हम लोगों को क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इन दो तो इस वायर और इस पॉइंट, ठीक है, के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम लोग बोल दिए थीटा, और ये साइन थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस इतना डायग्राम है, इसको आप लोग समझ लेना, ठीक है। समझ गए, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने जो बातें बताई थी, तो इनके इस नियम के अनुसार पहला क्या है मेरे भाई, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हमने क्या बोला है? डीबी, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डीबी। अच्छा, डीबी हमने यहाँ पे क्यों बोला? डीबी हमने इसीलिए बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि डीएल ये जो छोटे अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम लोग क्या लेते, पूरे तार लेते, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग खाली बी लिखते। चूंकि हम लोग डीएल यहाँ पर लिए हैं तो इस अल्पांश के कारण हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको डीबी ले लिए हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो डीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा के, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तेज होगा, उतना ही ज्यादा होगा जितनी हम लोग इस अल्पांश में धारा प्रवाहित होगी। हमने जितना इसमें धारा प्रवाहित किया है, जितनी तेज से हम लोग जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह ये बताता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो होता है तार के अल्पांश लंबाई के डीएल के समानुपाती होता है, ठीक है। जो तार का अल्पांश लंबाई है उसको हमने क्या बोला है? डीएल, ये हमारा अल्पांश की लंबाई है, ठीक है। हाँ, डीएल है, ठीक है। तो डीबी क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई डीएल के, ठीक है। हमने पहले डेल्टा लिखा था, तो डेल्टा में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको बाद में डी चेंज कर दिया, ठीक है। डेल्टा का मतलब भी वही होता है, डेल्टा का मतलब इस तरीके से हमने लिखा था, डेल्टा बी, ठीक है। तो बात एक ही था, डेल्टा बी के सबसे पहला क्या है इन्होंने बताया, सबसे पहला बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई? जो इस तार में धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा लिया था, तो अब इसको हमने डीबी कर लिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। किताबों में डीबी लिखा रहता है और मैं डेल्टा भी कहता तो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को डीबी कर दिया, ठीक है। ठीक है भैया, तो इन्होंने दूसरा नियम क्या बताया? दूसरा नियम ये बताया था कि इस अल्पांश के क्या होता है मेरे भाई? समानुपाती होता है ये डीबी जो होता है, ठीक है। डीबी इस तरीके से डीएल इस अल्पांश की दूरी के समानुपाती होता है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बात क्या बताया था? तीसरा बात इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें साइन थीटा के समानुपाती होता है। हमने आपको पहले बताया था ये जो थीटा इसको हम लोग साइन थीटा लेंगे, ठीक है। तो एंगल है ये हमारा, ठीक है, कोण है, ठीक है। तो ये होगा मेरे भाई जो यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है किसके समानुपाती होगा? ये इस पॉइंट के और इस तार के बीच में जो बना है हमारा एंगल होता है उसके, ठीक है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बताई कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डीबी वह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब मेरे भाई ये जो हमारा आर दूरी है, ठीक है, ये जो हमारा आर दूरी है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे ये किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा? ये हमारा जो यहाँ पर अल्पांश से पी के बीच की दूरी है, ठीक है। अल्पांश से पी के बीच की जो दूरी है
इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा बी डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको 1/1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसको नीचे लिख दिया आर स्क्वायर, जो कि व्युत्क्रमानुपाती बोला है और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गई बात, वर्ग कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने देखो सही से समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, इसको हमने समीकरण 3, इसको हमने समीकरण 4। अब इन समीकरणों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब हम लोग सबको ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो डी बी क्या है, आई के बराबर है, मतलब डी बी इज इक्वल डी बी प्रपोर्शनल आई और डी बी प्रपोर्शनल डी एल, डी बी प्रपोर्शनल साइन थीटा और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से हम लोगों को डी बी इज इक्वल आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्या होगा मेरे भाई, ये हमारा जब इसको हम लोग जो इक्वल में बदलेंगे तो इक्वल में होने के बाद ये एक कांस्टेंट यहाँ पर आएगा। अब एक कांस्टेंट क्या है मेरे भाई, के आ गया, आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई ये के क्या होता है, के की जगह पे जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं जो हमारा कूलाम का नियम था, उसमें के की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते थे, के की जगह पर हम लोगों ने लिखा था 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये लिख दिया था, या हमने लिखा था के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो के की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, जहाँ पर म्यू नॉट क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, यहाँ पे क्या, चुंबकशीलता। ठीक है, अच्छा अब इसका जो मात्रक होता है, सबसे पहले समझना, जो हमारा ये होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट बात, इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁷ इतना। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ से हम लोग केवल म्यू नॉट का निकालना होगा तो म्यू नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं भैया। इसको आप लोग देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये बटे में है, जब ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4 पाई को इधर भेज दो तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इतना हो जाएगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की हमारी चुंबकशीलता होती है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पर डी बी क्या है मेरे भाई, डी बी यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा डी बी, ये जो डी बी हो जाएगा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं, या अगर हम लोग इसके जगह पर चाहें तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिख सकते हैं। तो डी बी इज इक्वल म्यू नॉट अपान में 4 पाई और ये आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनली फार्मूला है मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए ये फाइनल फार्मूला है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है मेरे भाई। आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को कूलाम का नियम, फैराडे का नियम और साथ ही साथ बायो-सेवार्ट का नियम भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।